तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है कि रेट हम लोगों ने स्टडी की थी, उसी के आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज भी देख रहे हैं रेट फॉर गैस रिएक्शन। अगर कोई गैसियस रिएक्शन होगा तो उसके लिए रेट कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, वो जो होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, जहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट और T क्या है आपका टेम्परेचर। तो अगर हम जो है कि इसको चेंज करें, ये क्या हो सकता है, P इक्वल टू एन आर टी डिवाइड बाई वी। आप N क्या है, नंबर ऑफ मोल और V वॉल्यूम है। तो ठीक है, हम जानते हैं कि N अपॉन वी इक्वल टू कंसनट्रेशन यानी मोलैरिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, P इक्वल टू सी आर टी। दैट मीन C इक्वल टू हम कह सकते हैं P डिवाइड बाई आर टी। ठीक है, तो P डिवाइड बाई आर टी ये हम जो है कि यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि रेट इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट के लिए हो तो क्या हो जाएगा, डी सी क्या है, कंसंट्रेशन डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, अगर ये हो सकता है तो अगर हम सी कंसंट्रेशन की जगह रिप्लेस करें इसको तो क्या हो जाएगा, ये आर इक्वल टू हो जाएगा -1/RT। ठीक है, डी पी अपॉन डी टी। ये होगा किसके लिए, फॉर गैसियस रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो जाएगा रेट और गैसियस प्रोडक्ट में। अगर इसी को हम लोग प्रेशर को कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना है, ठीक है, तो वही चीज़ होती है, तो हो जाएगा डी सी अपॉन आर टी। इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं डी पी, सॉरी, हाँ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, सपोज करो 1/RT डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, इसी के जगह पर क्या ना, डी सी अपॉन डी टी। दैट्स मीन डी पी अपॉन डी टी। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर टी माइनस आर टी डी एक्टिवा सी डिवाइड बाई डी टी। ये रिलेशन हो गया इन सब में, कंसंट्रेशन और उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, CO2 गैस है। ठीक है, ये हाफ ऑटो में ये हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। CO2 गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाफ O2 गैस एट 300 केल्विन गैसियस रिएक्शन। ठीक है, सो इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ फ्रॉम 100 mmHg टू 120 mmHg। ठीक है, देन फाइंड रेट इन टर्म ऑफ प्रेशर। इसका रेट हमको फाइंड करना है। ठीक है, वो कोई वैल्यूज नहीं है, वो प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया है कि रेट निकालना है आपको इन फॉर्म ऑफ प्रेशर। ठीक है, और आपको गिवन है इनिशियल, अगर यहाँ 100 mmHg है तो इनिशियल प्रेशर हो गया, आफ्टर द रिएक्शन कितना हो जा रहा है, 120। ठीक है, ये देखते हैं इसके बारे में। CO2 है, रिएक्ट किया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में हो गया, प्लस हाफ O2, ये कन्वर्ट हुआ। इनिशियल प्रेशर इसका क्या है, 100 ATM।
ये कुछ ना बना होगा उस टाइम। एट टाइम टी क्या हो जा रहा है, इसमें से कुछ प्रेशर माइनस होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और जितना होगा उतना ये बनेगा, ये बन जाएगा P/2। ये इक्विलिब्रियम से समझ में आता है कि ये कैसे मैंने माइनस किया। वैसे मैं बता दें कि जितना मोल इसमें माइनस करेंगे वो बनेगा, ये जितना कोफिशिएंट होता है वही लिख दो आप। जैसे इसके आगे कोफिशिएंट 1 है तो -1 कर दो, यहाँ पे बना कितना है, जितना कोफिशिएंट उतना बना दो, ठीक है, ये बन गया। तो अब हम जानते हैं टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा इसका। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, सभी प्रेशर को ऐड कर देंगे तो यानी 100 माइनस P इसका प्रेशर है, प्लस CO का प्रेशर P है, प्लस हाफ ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है P/2, ठीक है। तो टोटल प्रेशर ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस P/2 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल प्रेशर सपोज करो PT हो गया, हाँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमको, सॉरी टोटल प्रेशर तो PT, हाँ PT इक्वल टू दिया हुआ है, PT गिवन था 120 mmHg। तो क्या रख दो यहाँ पे 120 इक्वल टू 100 प्लस P/2। तो क्या हो जाना है यहाँ पे 20 रिमेनिंग रहेगा P/2, यानी P इक्वल टू हो जाना है 40। कितना हो जाएगा 40। तो अब अगर हम लोग जो CO2 का प्रेशर मेज़र करें, जो फाइनल प्रेशर होगा वो हो जाएगा 100 माइनस 40 इक्वल टू 60। तो इनिशियल प्रेशर हमारा कितना है 100 और फाइनल प्रेशर कितना हमारा 60। तो हम जो एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ प्रेशर माइनस dP/dt, ये है ना, और टाइम कितना दिया था 5 सेकेंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस, इधर कर दो आप, फाइनल माइनस 60 माइनस 100 डिवाइड बाई 5 सेकेंड, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 5 सेकेंड। ये क्या हो जाना है -40, और ये -40 आएगा इसका आंसर, माइनस माइनस क्या हो जाना है प्लस, यानी 40 डिवाइड बाई 5 यानी इक्वल टू 8। तो रेट का यूनिट क्या होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे MnO4 10 आयोडीन माइनस प्लस H प्लस, और क्या है मैग्नीशियम पावर 2 Mn+2 5 O2 IH2। क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर आयोडीन I- फॉर द 20 मिनट एट 20 मिनट, ठीक है। और ग्राफ में देखो, ग्राफ में दिया है कि 20 मिनट पे जो इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है आपको, ठीक है। एट पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो 20 मिनट, और एंगल कितना बना है 45, इन साइड का एंगल है आपको 45, लेकिन हमको हमेशा एंगल कितना लेना होता है आउटसाइड का। तो हम जानते हैं इसको क्या हो जाएगा इसका रेट आयोडीन के लिए, R इक्वल टू हो जाएगा -1/10। क्यों, क्योंकि आयोडीन के लिए है, क्या हो जाएगा -DI- डिवाइड बाई dt, ये हो जाएगा। फिर आपको हम बताया गया है कि जो इनका रेट होता है वो इक्वल टू होता है इनके स्लोप पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -1/10, और रेट इसका किसके है स्लोप पे, यानी tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है -1/10, tan क्या हो जाएगा 180 -45, यही होता है ना। हम क्या करेंगे 180 की वैल्यू, तो ये 45 डिग्री है,
ओवरऑल कितना है 180 में से 45 माइनस करेंगे तो भी दूसरा एंगल निकल के आएगा, इसलिए ये किया। तो क्या आ जाएगा -1/10, क्या हो जाएगा 10 180 थीटा माइनस 10 45 कितना हो जाएगा इसका आंसर। 10 180 का होगा आंसर 0 और जिसका 45 का 1, तो 1 1 माइनस कितना हो जाएगा 10 45 का आंसर है 1 और 180 का 0, तो क्या आएगा आंसर इसे निकल के -1/10, ठीक है, बराबर -1। तो यानी ये आंसर आ जाना है इसका 0.1। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका रेट का, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, सॉरी एटीएम प्रेशर में है ना, तो एटीएम सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे जो है कि रेट से रिलेटेड, जो हमने इसमें जो है कि हम कवर किए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेट लॉ। देखो जैसे रेट लॉ हम लोगों ने अगर इक्विलिब्रियम देखा होगा तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, और केमिकल में पढ़ते हैं रेट लॉ। रेट लॉ एक एक्सप्रेशन है जो है कि रिलेशन बिटवीन रेट और कंसंट्रेशन इन सुटेबल पावर, जैसे वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ इक्वेशन था, बस जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल जो पावर होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, लेकिन वहाँ पे जो था वो उसकी कोफिशिएंट वैल्यू होती है जो उसके पावर होती है। ठीक है, तो रेट लॉ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंट रेट of reaction in terms of concentration of reactant, terms of concentration of reactant। ठीक है, इस पर हम लिख सकते हैं, सपोज तो करो आप एक रिएक्शन हमने लिया, रिएक्शन क्या है, कोई ए मॉलिक्यूल है जिसका कोफिशिएंट Na है, बी मॉलिक्यूल है जिसका कोफिशिएंट N2 है, ये बन गया आपका M, उसका कोफिशिएंट है M2, D का कोफिशिएंट है, ये बन रहा। ठीक है, अब इस पे अगर हम रेट लॉ और वो लगाए, अब इस पे रेट लॉ लगाओ, रेट लॉ। ठीक है, तो जो रेट लॉ होता है वो कहता है भाई कि ये जो इसका रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट का विथ सुटेबल पावर। जो पावर क्या है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड नहीं करता है कि उसके अंदर जो उसका मॉलिक्यूलरिटी, ये जो N1 N2 क्या था, इस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन वहीं पे अगर हम जो है कि मॉलिक्यूलरिटी देखें, सॉरी हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन देखें, लॉ ऑफ मास एक्शन देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट निकालोगे वो क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ ए की पावर N1 एंड एक्टिव मास ऑफ बी पावर N2, यानी जो उसका कोफिशिएंट होगा उसी के इक्वल होगा। ठीक है, ये है रेट लॉ। तो यहाँ पे जो ये XY दिया हुआ है ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ठीक है, इसी को नाम देते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो उसके पावर होता है एक्स एंड वाई, ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है सभी रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, तो ये है आपका जो है केस। तो और एक चीज़, रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी, रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में कुछ चीज़ें सिमिलर है, कुछ चीज़ें डिफरेंट है। ठीक है, कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट है। जैसे रेट लॉ हम लिख देते हैं, रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, सिमिलर और डिफरेंस, ये थोड़ा सा जो है कि जानते रहे तो सही है। रेट लॉ, ठीक है, जो उनके पावर होता है, जो इनमें पावर होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। ये होता है, ये जो इनके पावर होता है वो स्टोकियोमेट्री, जो इनकी होती है स्टोकियोमेट्री वही होता है। यानी जो इनके 2 1 3 जो भी लिखा होगा वही उसके पावर जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें सिमिलरिटी देखा जाए दोनों में, तो सिमिलरिटीज़ क्या हैं? सिमिलरिटीज़ हैं, दोनों में कंसंट्रेशन यूज़ होता है, इसमें भी यूज होता है। ठीक है, इसमें भी रेट कांस्टेंट यूज़ होता है, कांस्टेंट, और इसमें भी रेट कांस्टेंट यूज होता है। ये सिमिलरिटी है। अगर डिफरेंट देखा जाए तो डिफरेंट देखिए इसमें क्या होता है, क्या अलग है इसमें। ये आपका रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल डेटा पे होता है, ये थ्योरेटिकल डेटा पे होता है। ठीक है, और जो इनकी जो पावर होती है वो तो हम बता ही देंगे कि ये एक्सपेरिमेंटल होता है, इसमें उनका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, और आप जो रेट लॉ होता है ये सभी रिएक्शन के लिए होता है, ऑल रिएक्शन पे एप्लीकेबल है। और ये किसके लिए? बैलेंस इक्वेशन हो और एलिमेंट्री रिएक्शन हो। एलिमेंट्री रिएक्शन आगे हम बताएंगे, वो जो सिंगल स्टेप में फिनिश हो उसे क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सम ऑफ, इसको देख लें, जो सम होता है, सम ऑफ पावर प्रेजेंट ऑन concentration of reactant in rate law। वही क्या होता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज करो रेट है लिखा हुआ और ए के पावर क्या लिखा है? कुछ नहीं। बी के पावर क्या लिखा हुआ है? 2। तो जहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें, और रिएक्शन तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 यानी 3। अगर हम ए के रिस्पेक्ट में देखें, ए के रिस्पेक्ट में देखें तो 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? रिएक्शन 1 है। और बी के रिस्पेक्ट में देखें अलग अलग तो 2। ठीक है, अगर ओवरऑल देखें, ओवरऑल तो कितना हो जाना है? 3। ये ओवरऑल है। ठीक है, नेक्स्ट, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये रेट कांस्टेंट होता है जब हम लिखते हैं कि भाई रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट एंड सुटेबल पावर, तो प्रोपोर्शनलिटी जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, इसी को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। ठीक है, अगर डेफिनेशन का बोला जाए तो हम डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन concentration of
reactant take unity, then rate of any reaction are known as specific rate और रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो कोई भी अगर रेट हो, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनलिटी आओगे तो एक आता है के ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई। ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन को यूनिटी ले लेते हैं तो यही रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। और ये के ही क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेट बोलो या रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट, जो रेट कांस्टेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये देखो, अगर रेट कांस्टेंट के की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज अगर रेट कांस्टेंट बढ़ी तो। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो के की वैल्यू होती है किसी भी रिएक्शन के लिए फिक्स होती है। ठीक है, और रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी बोला जाए तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो इसका यूनिट है, आगे हम निकाल के दिखाएंगे, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है अभी हमने देखा था, जो पावर था ना वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं। इट्स यूनिट रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल यस। निकाल के देखेंगे अभी, ये अभी बता देते हैं आपको। ठीक है, जैसे सपोज करो R इक्वल टू के और क्या हो जाएगा, कोई कंसंट्रेशन है के पावर n, जहाँ n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी के इक्वल टू क्या हो जाना है, R डिवाइड बाई ए पावर n। इफ n इक्वल टू क्या ले, 0, देन के इक्वल टू क्या हो जाएगा, R डिवाइड बाई पावर 1, 0 हो जाएगा तो 1 वैल्यू हो जाएगी, इक्वल टू R हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू R हो जाएगा तो R का यूनिट क्या होता है बच्चे, R की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये होती है। अगर ये यूनिट हो गया किसके लिए, 0 ऑर्डर के लिए, जब हमने किसके लिए लिया, R इक्वल टू n इक्वल टू 0। अगर हम लोग वहीं फर्स्ट ऑर्डर के लिए ले ले तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो n इक्वल टू क्या हो जाना है, 1, देन k इक्वल टू क्या हो जाएगा, R डिवाइड बाई ए पावर n के जगह पे क्या हो जाएगा, 1। उस केस में क्या होता है, इसका यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और आप कंसंट्रेशन का भी यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। इस केस में ये कैंसिल हो जाएंगे तो बच्चे क्या, सिर्फ सेकेंड इनवर्स। फॉर सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट क्या होगा रेट कांस्टेंट का, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये इस तरीके से हम किसी भी रेट का हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम इंक्रीज करें टेम्परेचर, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ रेट कांस्टेंट, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये कुछ ग्राफ है, चार्ट है, इनको जो हम इस पे देखेंगे किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे निकला जाता है, क्या होता है। ठीक है, किसी n ऑर्डर के लिए, ठीक है, तो उसका कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स,
ठीक है। और जो है कि ये होता है इसका जनरल यूनिट्स आप देख लीजिए, ये प्रेशर में यूनिट है। ठीक है, जैसे हम बताओ वैसे भी कर सकते हैं, इस टाइप से कर एन की वैल्यू आपको चेंज करते जाना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभी हमने बताया सेकेंड इनवर्स, ठीक है, टाइम इनवर्स होगा इस, और सेकेंड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू पुट करते जाओ, ये वैल्यू आती रहेगी। और जीरो ऑर्डर के लिए आप फ्रैक्शनल भी ले सकते हो। व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप जानते हैं के इक्वल टू होता है आर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी आर का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यस डिपेंड करता है। ठीक है, रेट कंसंट्रेशन रिएक्टर नो, इसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट दैट विल द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा के, यानी अगर हम के नहीं बोल सकते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन के अगर इंक्रीज करोगे तो आर की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। ओके, इज रेट कांस्टेंट डिपेंड नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस पर देख लेते हैं। फर्स्ट, रेट जो होता है वो कैसा होता है, रेट फास्ट स्लो मॉडरेट, यानी रिएक्शन कितनी रेट तेज चल रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब नेचर ऑफ रिएक्शन अगर आप सोचो कि अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो बहुत फास्ट होगा, एसिड को बेस में मिलाया तुरंत जो न्यूट्रलाइजेशन फास्ट हो गया। ठीक है, तो यानी कि वो एक रिएक्शन है जो फास्ट होगा। अब वहीं पर रिएक्शन बदलते हैं, कोई ऐसा रिएक्शन लेते हैं, सपोज करो रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत स्लो है, यानी दोनों का रिएक्शन का नेचर बदला तो हमने रेट भी जो है कि चेंज हो गया, यानी कि यस जो है कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है अगर हम नेचर ऑफ रिएक्शन अलग अलग रखें। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रेट। ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करें तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल, अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, सपोज करो कि आपने क्या किया है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें अगर हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं आपका रिएक्टेंट का, ठीक है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज करते हैं, सपोज करो मैंने एक इक्वेशन रेट लॉ लिख दिया, ए के पावर 2 लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि ये रेट लॉ है इसका, अब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, डबल कर दें। ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करें डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाना है, इसके पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा फिर आर इक्वल टू के 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 और ए के पावर 2 तो ऐसे रहेगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा आर इक्वल टू 4 के ए पावर 2, यानी कि रेट क्या होगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता है अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर फैक्टर। ठीक है, ठीक है, हाँ, अगर आप जो है कि कोई ऐसा एक अगर प्रेशर का फैक्टर जो होता है कुछ के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग लिक्विड और सॉलिड लेते हैं उस पर लगभग वो क्या हो जाता है, प्रेशर प्रूफ हो जाता है, प्रेशर से उस पर ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो प्रेशर फैक्टर नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है टेम्परेचर, तो के जो है अगर हम टेम्परेचर के लिए बता दिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो के की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो यानी अगर के की वैल्यू होगी तो ये क्या हो जाएगा, रेट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट इंक्रीज करते हैं तो कैटलिस्ट सभी टाइप के होते हैं भाई, पॉइजनस है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देगा, और जो है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देगा। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं करता है, टाइम ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, टाइम ऑफ कंप्लीशन इंक्रीज कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि बढ़ गया।
सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने बता ही दिया, पावर का सम होता है। जैसा इसमें देखा है, ये रेट इक्वेशन है, इसके पावर पी क्यू आर है, इसका सम ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन सम हो जाएगा इसका। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है फाइंड करना है। देखो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल। ओके, फ्रैक्शनल हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल होता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, जीरो हो सकता है। ठीक है, तो पहला सही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। ओके, सही है। नेक्स्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री। ये भी कोएफिशिएंट रिएक्टेड इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, स्टोइकियोमेट्री के इक्वल नहीं हो सकता, वो एक्सपेरिमेंटली होता है, यानी ये रॉन्ग है। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये राइट है। ठीक है, तो यानी ये राइट है, ये राइट है और ये भी राइट है, तो रॉन्ग कौन है, ये। नेक्स्ट, इसके बारे में बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट, जो मैंने बताया वही चीज़। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली जो है कि हम देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटली होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकते हैं, कोई वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकता है। ठीक है, और ये एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए हम लोग इसको देख सकते हैं, सब रिएक्शन के लिए है। आगे मैं बताऊँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो बेटा एक स्टेप से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहे हैं, एलिमेंट्री वो जो सिंगल स्टेप में कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये आगे देखेंगे, ये सब हो गया। हाँ, इसमें मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों लिखा होता है। मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में समझा देता हूँ। मॉलिक्युलरिटी जैसा कि कोई भी रिएक्शन के सामने जो वैल्यूज़ कोफिशिएंट है वही उसकी मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी। ठीक है, वो वही रहती है जो किसी इक्वेशन में लिखा होगा। जैसे सपोज करो N2 3H2 और ये बन गया आपका 2NH3। ठीक है, एक इक्वेशन लिख दिया हमने। तो इसमें जो मॉलिक्युलरिटी देखा, नाइट्रोजन के लिए 1 है, हाइड्रोजन के लिए 3 है और इस अमोनिया के लिए 2 है, तो इनकी मॉलिक्युलरिटी हो गई। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इनके लिए फिक्स नहीं होता, वो तो एक्सपेरिमेंटली हम रेट लॉ पे देखेंगे क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये हम जो इसमें देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस है, क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन मैंने बता दिया कि जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो, सिंगल स्टेप। एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट हो। जैसे यहाँ पे कोई एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये एग्जांपल है, ये रिएक्शन हाँ जो हमको दिखता है, एक्चुअली में ये इक्वेशन देखो 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहले HBr रिएक्टर O2 से, तो ये क्या बन गया ये, ठीक है, जो स्लो रिएक्शन है। फिर उसके बाद ये रिएक्ट किया तो ये इक्वेशन बना, फिर लास्ट में ये इक्वेशन में निकल के आता, और तीनों को फाइनलाइज करने पे हमको रिएक्शन ये मिलता है, यानी हमारा फाइनल इक्वेशन है। यानी ये इक्वेशन 3 इक्वेशन का सम है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। और ऊपर देखो, ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गया तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखेंगे, जो है कि वो क्वेश्चन देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ये